लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या हीट ट्रांसफर इन नेचर फिनिश हो चुका है पूरा, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे प्रोसेस हैं जिससे हमारे नेचर में जो है हीट ट्रांसफर होती है, यानी आदान प्रदान होता है हीट का नेचर में, कैसे इन सारे ही प्रोसेस के बाद हमने वाटर साइकिल पढ़ी और फिर हमने क्या पढ़ा, एट द एंड हमने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल देखी थी। इसी के साथ अब हम क्या करने वाले इस वीडियो में, अब हम करने वाले हैं आपकी बुक क्यूरियोसिटी के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी ने आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग से सवाल पूछे हैं। बड़े ही इजी और मक्खन जैसे आपको ये लगने वाले हैं अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ के, सुन के, वीडियो देख के आए हो। तो नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ, पहले चैप्टर की वीडियो देखो, फिर यहाँ आना क्वेश्चन आंसर्स करने। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मुझे करने में बड़ा ही मजा आता है भैया। ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है बड़ा मजेदार होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो वही अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, आपके फादर क्या लेकर आए हैं, एक सॉस पैन लेकर आए हैं जो कि दो तरीके के डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर देखो, आपने अपने घर में भी ये सॉस पैन देखा होगा, नहीं तो बुक में 7.14 फिगर में ये आपको दिया हुआ है। अब देखो ये पैन है, कुछ इसी तरीके का दिखता है। यहाँ ये देखो बेस मटेरियल जो इसका होता है वो कुछ अलग मटेरियल का बना होता है, बेसिकली मेटल या गुड कंडक्टर से ये बना होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए ये बेस। क्यों? क्योंकि इसमें खाना गर्म कैसे होगा अगर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। सो इसीलिए जो इसका बेस होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। अब जो ये बी वाला पार्ट है ये दिया हुआ है इसका हैंडल, क्योंकि हैंडल से हम इसको पकड़ते हैं तो अगर ये गुड कंडक्टर हो जाएगा तो भैया हम तो जल जाएंगे। पकड़ेंगे कैसे, फिर उठाएंगे कैसे उसे? क्यों? क्योंकि जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, उसमें हीट का ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड की तरफ होता है। तो जो चीजें ठंडी होगी, बेसिकली सबसे पहले आग यहाँ लगेगी तो इसका बेस जो है वो गर्म होने लग जाएगा। इसके अंदर जो फूड कुक हो रहा होगा वो धीरे धीरे जो है बीचों बीच बहुत तेज गर्म होने लग जाएगा, है ना। तो जो हीट का है वो ट्रांसफर होने लग जाएगा धीरे धीरे, बीच से लेकर सेंटर से लेकर ये पूरा पैन जो है गर्म हो जाएगा। अब यही अगर ये हैंडल भी गुड कंडक्टर हो जाएगा तो धीरे धीरे हैंडल भी गर्म होने लगेगा और जैसे ही हम हैंडल को पकड़ेंगे जिस समय खाना कुक हो चुका होगा हम जल जाएंगे, हमें इंजरी हो जाएगी। तो यानी कि जो हैंडल है वो पुअर कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इंसुलेटर होना चाहिए। सो इसीलिए ये किसी रबड़, पीवीसी इस तरीके के मटेरियल का बनाया जाता है ताकि हम इसको उठा पाए और हमें कोई हार्म ना हो। सो इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है इनके मटेरियल के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों ही, बोथ ए और बी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दोनों ही गुड कंडक्टर होंगे तो भैया हम तो जल जाएंगे, मुसीबत आन पड़ेगी। अगर बोथ ए और बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होंगे तो खाना पकेगा ही नहीं। पकेगा कैसे? जब कोई दोनों ही पुअर कंडक्टर है तो फिर प्लास्टिक के अंदर खाना कैसे पकेगा? नहीं हो पाएगा ना। तो फिर यहाँ भी गड़बड़ हो गई, खाना ही नहीं बन पाएगा हमारा। अगर ए गुड कंडक्टर और बी पुअर कंडक्टर है तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही, करेक्ट। यही तो हम ढूंढ रहे थे, यही तो समझाया, यही बात की है। डी वाला भी पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं ए इज पुअर कंडक्टर, बी इज गुड कंडक्टर। यहाँ तो भैया ऑपोजिट वाला हिसाब किताब हो गया। अब हम हैंडल पे खाना थोड़ी ना बनाएंगे, तो यहाँ जो है गड़बड़ हो गई है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। सेकंड वाला पार्ट इसका देखते हैं। अब यहाँ देखो ये जो डायग्राम है आप सोच रहे हो कि बड़ा देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन देखो सेम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। आपने बुक में कंडक्शन के प्रोसेस में एक्टिविटी में ये वाला डायग्राम, ये जो मतलब सेटअप है ये आपने देखा है और ये एक्टिविटी करी भी थी। बस फर्क क्या था, ये जो कैंडल यहाँ बीचों बीच लगी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर तब लगी हुई थी। तो इसीलिए ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके, अरे ये तो बुक वाला है, मार्क ऐसे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखा क्या है, डायग्राम अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर देखो आपको ये एक स्टैंड दिया हुआ है, स्टैंड में वही सेम मेटल रॉड लगाई हुई है, यहाँ पर वैक्स के थ्रू चिपका दी गई है छोटी छोटी सी 4 इक्वल डिस्टेंस पे पिन, जिनका नाम वही है 1 2 3 4 नेम दे दिया है। बस यहाँ जो बर्निंग कैंडल है, जो जलती हुई कैंडल है, वो 3 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच जो है लगाई हुई है यहाँ। तो जैसे ही गर्मी आएगी, यानी जैसे ही जो हीट आएगी, अब ये कंडक्शन के प्रोसेस से यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा, है ना। जो कंडक्शन के प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हॉट टू कोल्ड पार्ट की तरफ जो है हीट का ट्रांसफर होता है और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ धीरे धीरे जो है साइड के पार्टिकल्स जो है अपने साइड के पार्टिकल को ट्रांसफर करने लगते हैं हीट बिना किसी मूवमेंट के। अब देखो यहाँ सबसे पहले बीचों बीच बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाएगा और फिर धीरे धीरे बराबर लेवल पे इधर और इधर दोनों तरफ जो है इस तरह से दोनों तरफ हीट जो है ट्रांसफर होने लगेगी।
फिर ऐसे आगे बढ़ने लग जाएगी और फिर धीरे धीरे ये पूरी रॉड गर्म हो जाएगी और सारी पिन्स गिर जाएंगी एक एक करके। अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है 3 और 2 के, तो होगा क्या, इक्वली हीट दोनों तरफ जाएगी, तो इक्वली जाएगी तो ऑलमोस्ट 2 और 3 की जो पिन है वो एक ही समय पे आसपास लगभग जो है नीचे गिर जाएगी। उसके बाद वो हीट आगे बढ़ेगी तो जो बाकी की बची हुई है यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वाली पिन वो भी लगभग एक साथ नीचे गिर जाएगी। तो यही हमें बताना है कि कौन सी पिन पहले और कौन सी पिन जो है बाद में गिरेगी। ये कह रहे हैं कि जितनी भी पिन है सारी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे गिरेंगी, तो ऐसा तो भैया नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 2 और 3 के बीच में है, तो सारी पिन एक साथ कैसे गिरेंगी, 2 और 3 तो पहले गिरेंगी क्योंकि हीट पहले वहां जाएगी फिर धीरे धीरे आगे फैलेगी। अब पिन 1 और 2 विल फॉल अर्लियर। 1 और 2 का तो यहाँ पर रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 कहाँ पर है, 1 और 2 यहाँ पर है। अगर वो पहले वाला एक्सपेरिमेंट होता और कैंडल यहाँ पर लगी हुई होती, इधर यहाँ पर हीट जा रही होती, तब पहले 1 फिर 2 इस तरीके से गिरती। लेकिन अभी क्या है, 3 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पर रोल प्ले वो वाला है ही नहीं जो ये बोल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर इसी के साथ गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पिन 1 and 2 विल फॉल लेटर देन पिन 3 and 4। ये बोल रहे हैं कि 1 और 2 बाद में गिरेगी, 3 और 4 पहले गिरेगी, तो फिर से यहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया भैया। तीसरी और चौथी तो आगे की तरफ है, वो नहीं गिरेगी। पहले क्या होगा, 2 और 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल सही है। जो दूसरी और तीसरी वाली पिन है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट इक्वली वहां पर पहुंच रही होगी धीरे धीरे, उसके बाद जाके गिरेगी 1 और 4 वाली। अब इसी के साथ थर्ड पार्ट देखते हैं। अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, एक स्मोक डिटेक्टर के बारे में आपको बता रहे हैं, जो आपने होटल हॉस्पिटल्स काफी जगह पे देखा होगा, जो हमें किसी भी आग से बचने के लिए, बेसिकली फायर प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया जाता है। कभी भी कहीं छोटी जगह पे थोड़ी भी आग या धुआं जो है उठा है, तो क्या होता है, ये यहाँ तक जब वो स्मोक पहुंचता है तो यहाँ पर एक साउंड, एक अलार्म बज जाता है, जिससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं और फटाफट से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहे हैं यही आपको जो है सेट करना है अपने कमरे में। तो बोल रहे हैं इसकी करेक्ट जगह कौन सी है, मतलब ये कहाँ आपको लगाना चाहिए। ये आपको दीवार के साइड में लगाना चाहिए, फ्लोर के नीचे लगाना चाहिए, कहाँ आपको ये ऊपर सीलिंग पे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ लॉजिक ये है, हम यहाँ कन्वेक्शन को थोड़ा सा याद करेंगे। और होता क्या है, हमें पता है कि जब भी स्मोक है वो गर्म होता है, तो यानी कि उसके ऊपर की जो हवा है वो वार्मर होती है, गर्म होती है। तो वार्मर एयर हमेशा जो है राइज करती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है, लाइटर होती है, तो वो एक्सपैंड करेगी और ऊपर ऊपर चलती चली जाएगी। तो ऊपर चढ़ती चली जाएगी तो यानी कि सीलिंग तक जाएगी। तो यानी सीलिंग जो है सबसे करेक्ट जगह है पता लगाने के लिए। स्मोक सबसे पहले क्या जो है ऊपर राइज करेगा, तो यानी हमें कहाँ लगाना चाहिए स्मोक डिटेक्टर, अपनी सीलिंग पे लगाना चाहिए, कहीं भी रूम में नहीं लगा देना चाहिए। ये सबसे बढ़िया और करेक्ट और एप्रोप्रिएट जगह होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। अब भाई एक दुकानदार है, आपने उससे ठंडी ठंडी लस्सी मांगी, उसने आपको टम्बलर में एक ठंडी ठंडी लस्सी दी। अब यूजुअली जो टम्बलर होता है वो बैड कंडक्टर ही होता है, इंसुलेटर का ही बना होता है, नहीं तो हम जो है या तो हम ठंडी लस्सी है तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगेगा अगर हम मेटल वेटल में ले लेंगे उसको, है ना। सो बेसिकली इसने आपको जो है ठंडी ठंडी लस्सी दी। मटेरियल वैसे इन्होंने यहाँ बताया नहीं है, कह रहे टम्बलर में इसने दी, ग्लास में दी, जिस भी चीज़ में दी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लीकेज था, आपके हाथ में वो गिर रही थी, तो आपने कहा ये तो लीक करे, तो उसने क्या किया, उसने एक और टम्बलर या ग्लास आपको दे दिया। तो आपने ग्लास में ग्लास डाल लिया और लस्सी अब इसके अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई लस्सी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ठंडी रह पा रही है, ऐसा क्यों, बताओ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2 ग्लास है इनके बीच में हवा जो है फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, एयर है ना, बाहर का जो हीट है, जो बाहर की हीट है, जो गर्मी है बेसिकली, वो पहले यहाँ पर टकराएगी और फिर यहाँ अंदर क्या है, इंसुलेटर है, एयर इज अ इंसुलेटर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब यहाँ पहुंचेगी तो मतलब उसे समय लगेगा अंदर तक पहुंचने में, गर्माई देने में, और लस्सी इससे क्या होगी, ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक ठंडी रहेगी। इसी के साथ ये इसका आंसर लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ लेते हैं फटाफट से। यस, दिस अरेंजमेंट कैन हेल्प कीप द लस्सी कोल्ड। इस अरेंजमेंट से क्या होगा, जो लस्सी है वो ठंडी रहेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम। एयर ट्रैप हो जाएगी बिटवीन द 2 टम्बलर और वो एक्ट करेगी एज अ इंसुलेटर, जिससे रिड्यूस हो जाएगा द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द लस्सी। की सराउंडिंग से लस्सी की और जो हीट का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इससे वो जो है जल्दी गर्म नहीं होगी, ठंडी ही रहेगी लंबे समय तक। चलिए इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रू फॉल्स है। इसमें भी बड़ा मजा आता है मेरे को करने में। चलिए फटाफट से देखते हैं पहला पार्ट क्या है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। ये बोल रहे हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में
क्या वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है? तो भैया नहीं, कंडक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन तो वही किस में होता है? सॉलिड्स में नहीं होता है, वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है। सॉलिड्स में होता है कंडक्शन। तो सीधा सीधा ये होता है फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ये हमने पढ़ाई था भाई। जो कन्वेक्शन होता है बेसिकली कंडक्शन में जो हीट होती है उसमें पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जो कन्वेक्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि पानी वगैरह या एयर के भी हैं, वो क्या होते हैं? वो धीरे धीरे राइज करते हैं ऊपर। जो गर्म वाली हवा या जो गर्म वाला पानी है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जो ठंडा वाला है वो साइड से या तो नीचे आएगा और फिर वो भी गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरीके का एक साइकिल जो है चलता रहता है, और उस तरीके से फिर ये तब कब तक चलता रहेगा? जब तक सारे पार्टिकल जो है इक्वली गर्म नहीं हो जाते हैं। ये ऐसे ही कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। तो यानी कि ये एकदम सही है, पार्टिकल का यहाँ पर मूवमेंट होता है। हीट का ट्रांसफर तभी होता है। एरिया विद क्ले, यहाँ पर क्या लिखा है? एरिया विद क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद सैंडी मटेरियल। तो ये फॉल्स है। जो क्ले सब्सटेंस, जो क्ले वाला जो एरिया होता है, यहाँ ऐसी जगह होती है जहां पर क्ले होती है। क्ले होती है गीली चिकनी मिट्टी, और वहां पर उसके बीच के जो पार्टिकल्स में जो गैप होता है बेसिकली बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो उसमें जगह बहुत कम बना पाता है और बहुत टाइम उसको लगता है, बहुत स्लोली वो नीचे सीट डाउन हो पाएगा। कंपैरेटिवली सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होता है, और पार्टिकल जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, जो फ्लो है बेसिकली पानी का वो थोड़ा तेज हो जाएगा, मूवमेंट ईजी हो जाती है। तो यानी कि ये होता है फॉल्स। अगर ये ऑपोजिट लिखा होता तो ये करेक्ट होता। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये बिल्कुल सही चीज है। ये कब होता है, किस समय होता है? लैंड ब्रीज होता है भैया रात के समय पे। तो भाई मूवमेंट जो होती है ठंडी ठंडी हवा की, वो कहाँ से होती है? लैंड से सी की तरफ होती है, ठीक है। तो ये एकदम ट्रू दिया हुआ है आपको। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोल रहे हैं कि कुछ आइस क्यूब जो हैं वो डिश में रखी हुई हैं, ठीक है। कुछ आइस क्यूब जो हैं वो किस में रखी हुई है? डिश में रखी हुई है। डिश बोले तो मतलब कोई भी एक प्लेट, कटोरी टाइप मान लो, एक कटोरी हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा। सो बोल मान लो, बोल में रखी हुई है, वो मेल्ट हो रही है इनटू वाटर। धीरे धीरे वो मेल्ट हो रही है, पानी बनती चली जा रही है। कुछ ही देर बाद आफ्टर सम टाइम हम उसे कोई हीट नहीं दे रहे, हमने आग के ऊपर नहीं उसको रख दिया, वो खुद ब खुद जो है धीरे धीरे मेल्ट होती चली जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई उसको वो हीट कहाँ से मिल रही है, बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रही है ना। सो वेयर डू दी आइस गेट हीट? उसको वो जो आइस है, जो बर्फ है, उसको वो हीट कहाँ से मिल रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे पानी बन रही है मेल्ट होकर। यानी अभी वो सॉलिड थी और अब वो लिक्विड होने लग गई, तो वो हीट उसको मिल रही है सराउंडिंग से। कैसे, आइए देखते हैं। सो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जो आइस क्यूब होगी वो अपने सराउंडिंग से उस एक हीट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, इंक्लूडिंग द एयर एंड द सरफेस। एक तो हवा में भी हीट है, दूसरा जिस बोल में उसको उस आइस क्यूब को रखा हुआ है उस बोल में भी जो भी हीट है, ऑफकोर्स उस बर्फ से तो थोड़ा ज़्यादा ही उसके अंदर एक हीट होगी ना, ठीक है, क्योंकि बर्फ तो बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो है। उसके कंपैरेटिवली जो बोल होगी उसका तो टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई होगा और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई होगा। तो वो दोनों ही जो है अपनी हीट उस आइस क्यूब को दे रहे हैं, और जो आइस क्यूब है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। सो दिस हीट कॉजेज द आइस। ये हीट कॉज कर रही है क्या? ये जो हीट है इस वजह से आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, चेंज कर रही है अपनी फॉर्म को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, और टर्न हो गई है पानी में। इसी के साथ अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानियां आ रही हैं पढ़ाई लिखाई में, तो भैया समाधान क्या है? विद्यार्थी की वेबसाइट पर आपको जाना है और फ्री डाउनलोड कर लेना है MCQ सैम्पल पेपर क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपको चाहिए। इसी के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है? अ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है भैया? अगरबत्ती। मैं पहले बता दूं, अगरबत्ती जो है जल रही है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। जो उसका जो फेस है वो हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा हुआ है, डाउनवर्ड है। इन विच डायरेक्शन वुड, वो बोल रहे हैं कि लेकिन आप बताओ, जैसे ऐसी रख दी, ठीक है, इस तरीके से रख दी। वो बोल रहे हैं अब बताओ कि जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो सीधा जाएगा, वो नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, किधर जाएगा? ठीक है, तो जो मूवमेंट है उस स्मोक की वो किस तरीके से होगी? विद डायग्राम हमें ये समझा दो। तो जो स्मोक है फ्रॉम द इंसेंस स्टिक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है। बेसिकली जो स्मोक होता है वो गर्म, उसके ऊपर की जो एयर है, उसके आसपास की जो एयर है वो उसको भी गर्म कर दे रहा है। वार्मर एयर उसके आसपास होने लग जाएगी, तो जब गर्म होती है हवा तो वो लाइटर
हो जाती है, जितनी भी लाइट वेट चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ ही राइज होती हैं। तो ऑफकोर्स वो जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो खैर स्ट्रेट रखी हुई है, डाउनवर्ड भी रखी होगी तब भी वो यहाँ ऐसे भी रखी होगी तब भी वो ऊपर की तरफ ही स्मोक जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस, क्योंकि जो स्मोक है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, हॉट गैसेस का मिक्सचर होता है एंड टाइनी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं। सिंस हॉट एयर राइजेज, और हमें पता है कि जो गर्म हवा है वो राइज होती है ड्यू टू कन्वेक्शन, सो द स्मोक मूव्स अपवर्ड, इसीलिए स्मोक जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ। इसी के साथ अभी के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करने वाले हैं अगली वीडियो में आगे के बाकी के क्वेश्चन आंसर्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय किडीज।